देखिए, नए साल पर सरकार पब्लिक को तोहफा देने की तैयारी कर रही है। पेट्रोल और डीजल को लेकर सरकार की तरफ से मिलने वाले इस तोहफे का कितना असर होगा और कैसे आपके बजट को बेहतर करेगा, आज आपको खास रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। तो वहीं पर बात होगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने असम में अमन को लौटाने के लिए क्या कदम आखिर उठाए, उल्फा से समझौते के बाद असम में कैसे नया सूर्योदय होगा, ये आपको हम समझाने वाले हैं। और नए साल से पहले देश अलर्ट मोड पर है। जश्न में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसको लेकर कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक क्या तैयारियां की गई है, सब कुछ आपको खास रिपोर्ट के जरिए दिखाने वाले हैं। देखिए, नए साल के साथ अब सरकार पब्लिक को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। ये तोहफा होगा नए साल पर सस्ती कीमत में पेट्रोल और डीजल का। साल 2024 से पहले सरकार ने फैसला किया कि इस नए साल में पब्लिक की जेब पर पड़ने वाले बोझ में कटौती की जाएगी। सरकार की तैयारी है कि नए साल के साथ पेट्रोल और डीजल के दामों को भारी कमी इसमें लाई जाए, जिसके तहत सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम में 10 रुपए प्रति लीटर तक कटौती कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कीमतों में कटौती का रोड मैप बनाने के लिए पिछले दिनों तैयार इसको किया गया। इसके लिए पीएमओ, वित्त मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के बीच मीटिंग भी हुई थी। इस बैठक में आखिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले और विकल्पों पर विस्तार से बातचीत की गई। मिली जानकारी के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी से पड़ने वाले बोझ को सरकार और तेल कंपनियां दोनों मिलकर उठाएंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 22 मई से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की गई है। ऐसे में अगर सरकार नए साल पर दाम कम करती है तो देशवासियों के लिए किसी खुशखबरी से कम ये बात नहीं होगी। भारत में नया साल खुशियां लेकर आने वाला है, क्योंकि 2024 में केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बम्पर कटौती करने की तैयारी में है। डीजल और पेट्रोल पर 10 रुपए की कटौती के साथ न सिर्फ जनता की जेब पर पड़ने वाले बोझ में कमी आएगी, बल्कि दाम कम होने से पब्लिक का बजट भी बेहतर होगा। सरकार ने तैयारी की है कि नए साल पर पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए तक कम किए जाएं। इसको लेकर सरकार की तरफ से रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। दाम कम होने से बढ़ने वाले बोझ को सरकार और पेट्रोलियम कंपनी मिलकर उठाएंगी। यानी सरकार के फैसले के मुताबिक पब्लिक की जेब से महंगे पेट्रोल का बोझ नए साल के साथ कम होने वाला है। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत में बदलाव काफी दिनों से देखने को नहीं मिला है। देश के महानगरों में आखिरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमत में 21 मई के दिन बदला हुआ था। उस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में टैक्स को कम किया था। उसके बाद कुछ प्रदेशों ने वैट को कम या बढ़ाकर कीमतों को प्रभावित करने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि जब से देश में इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमत में रोज बदलाव होने की शुरुआत हुई है, तब से यह पहला मौका है जब पेट्रोलियम कंपनियों ने रिकॉर्ड टाइमलाइन के दौरान कोई बदलाव नहीं किया। अब नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तोहफा देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर कटौती का ऐलान कर सकते हैं। इस फैसले को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि देश में महंगाई को कम करना सरकार का प्राइमरी टारगेट बन गया है। आरबीआई पहले ही महंगाई को कम करने के लिए ब्याज दरों में 2.50% का इजाफा कर चुकी है। साथ ही खाद्य महंगाई को कम करने के लिए सरकार पहले से कई तरह के कदम उठा रही है। अब सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही था जो कि सरकार के लिए गले की फांस बन रहा था, जिस पर कुछ समय से वित्त और तेल मंत्रालय के बीच मंथन चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, महंगाई के मोर्चे पर भारत सरकार पब्लिक को राहत देने की तरफ कदम बढ़ा रही है, तो साथ ही असम के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा से भी देश की सरकार अब निपट रही है। ये गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति का ही असर है कि 1979 में बने उल्फा ने आखिरकार भारत सरकार से समझौता कर ही लिया, जिसके साथ असम में अमन वापसी अब आ चुकी है। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम असल में है क्या, इसको आप विस्तार से समझिए। देखिए, संप्रभु असम की मांग के साथ 7 अप्रैल 1979 उल्फा यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम का गठन किया गया था। अपनी मांग के साथ उल्फा ने असम में खूनी संघर्ष भी शुरू कर दिया। केंद्र सरकार ने 1990 में इस पर प्रतिबंध लगाकर इसके खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया था और 31 दिसंबर की अगर बात की जाए यानी कि 1991 को उल्फा के डिप्टी कमांडर इन चीफ हीरक ज्योति महंत की जान चली गई।
जिसके बाद उल्फा के करीब 9000 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया था और इसके बाद साल 2008 में इनके लीडर अरविंद राजखोवा को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया और भारत को सौंप दिया गया। राजखोवा ने शांति समझौते की बात की, जिसके बाद संगठन 2 हिस्सों में बंट गया था। और इस बीच अब बात करते साल 2010 और 2011 की। साल 2010 और 11 में सरकार ने शांति वार्ता की और आत्मसमर्पण की बात उठी, लेकिन वो कोशिशें सभी नाकाम रही। लेकिन अब आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह की कोशिशों के बाद उल्फा ने समझौते पर साइन कर ही दिए हैं। आज भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा उसके बीच आजादी के बाद जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों और रणनीति से भारत में तमाम रियासतों का विलय हुआ, कुछ वैसी ही शाह नीति ने असम में अमन का नया अध्याय लिखा। यह अमित शाह की रणनीति का ही असर है कि असम का उग्रवादी संगठन उल्फा को भारत सरकार से समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। 29 दिसंबर की तारीख चुनी गई। अमित शाह की मौजूदगी में असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा के सामने उल्फा ने भारत सरकार के साथ शांति के समझौते पर दस्तखत कर दिए। और आज भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा उसके बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे असम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। नए साल से पहले असम में अमन का नया सूर्योदय होगा, क्योंकि शाह की नीतियों ने असम के उल्फा को समझौते के लिए तैयार कर लिया। वो उल्फा जो दशकों में असम में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका था। इसी उल्फा की कुछ बड़ी वारदातों पर अगर नजर डालें तो 1990 में उल्फा ने व्यवसायी लॉर्ड स्वराज पॉल के भाई सुरेंद्र पॉल की हत्या की थी। 1991 में रूसी इंजीनियर का अपहरण और बाद में अन्य लोगों के साथ उसकी भी हत्या की गई थी। 1997 में सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ भारतीय कूटनीतिज्ञ का अपहरण कर हत्या का आरोप भी उल्फा पर है। 1997 में ही असम गण परिषद के सीएम प्रफुल्ल कुमार महंत की हत्या की कोशिश भी उल्फा कर चुका है। साल 2000 में नगेन शर्मा की हत्या उल्फा ने की। 2003 में असम में काम कर रहे बिहारी मजदूरों की हत्या से भी उल्फा के हाथ रंगे हैं। 15 अगस्त 2004 में कुछ बच्चों समेत बम विस्फोटों में 15 लोगों की हत्या उल्फा की वजह से हुई। जनवरी 2007 में 62 हिंदी भाषी मजदूरों की हत्या का इल्जाम भी उल्फा के सिर पर है। 15 मार्च 2007 गुवाहाटी में बम ब्लास्ट में 6 लोग घायल हुए थे, जिसमें उल्फा का हाथ था। लेकिन अब यही उल्फा भारत सरकार से समझौते के बाद असम में शांति का नया सूत्रधार बनेगा। ये असम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस एमओयू के माध्यम से उल्फा के प्रतिनिधियों ने सभी हथियार और गोला बारूद को आत्मसमर्पण करने के लिए, सशस्त्र संगठन को भंग करने के लिए, कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविर को अतिशीघ्र खाली करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश की एकता और अखंडता में सहभागी होने के लिए सबने सहमति दी है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। बदलते हुए असम की तरक्की में उल्फा भी विकास का गवाह बनने जा रहा है। शाह की नीतियों और असम सरकार की कोशिशों ने उल्फा को केंद्र से समझौते के लिए मजबूर कर दिया। अब आगे की राह यह है कि उल्फा, केंद्र और असम सरकार के बीच यह समझौता हुआ है
जिसमें सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस को शामिल किया गया है। शांति समझौता होने के बाद उल्फा काडर आत्मसमर्पण भी करेगा और हथियार डालने वाले उग्रवादियों का पुनर्वास किया जाएगा, जिसके साथ उल्फा के हजारों काडर समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और उनको कानूनी कार्रवाइयों से राहत भी मिल सकती है। उल्फा के प्रतिनिधियों से बात कर भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी अमाउंट का पैकेज और इसके साथ साथ ढेर सारे आसाम के विकास के प्रोजेक्ट को भी हमने स्वीकृति दी है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समझौते की एक एक बात का फुल स्टॉप कॉमा में टाइम बाउंड मैनर में अमल किया जाएगा और आपके विश्वास पर नरेंद्र मोदी सरकार खरी उतरेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। उल्फा के साथ समझौता असम में शांति की एक नई कहानी लिखेगा। शाह ने राह निकलते हुए असम में दशकों से संघर्ष को आखिरकार खत्म कर दिया है। एक समझौते ने असम को नई दिशा दिखाई है। अब उम्मीद है कि शाह की दिखाई इस राह पर असम तरक्की की नई इबारत लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि असम में अब अमन लौटेगा। चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक को मंजूरी मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी। शीतकालीन सत्र में संसद से बिल पास हुआ था। सीसी की नियुक्ति को लेकर विधेयक है और सीसी की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति अब सिफारिश करेगी। बड़ी खबर के तौर पर आपको फिलहाल हम जानकारी दे रहे हैं कि सीसी की नियुक्ति को लेकर ये विधेयक जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सीसी की नियुक्ति के लिए चयन समिति सिफारिश करेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक को अब मंजूरी मिल चुकी है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दी है। ये भी आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र में संसद से बिल पास हुआ था, जिसको मंजूरी फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दे दी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक को अब मंजूरी मिल चुकी है, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। देखिए, चीन के साथ भी भारत इस शांति की राह पर आगे बढ़ना चाहता है। इस सिलसिले में लद्दाख में एक बफर जोन तैयार किया गया। समझौता ये हुआ कि बफर जोन में आने वाले हर निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और इसी बफर जोन में मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल भी आता है, जिसको ध्वस्त करने की जानकारी अब सामने आई है। देखिए, चुशूल के काउंसिलर कंचोंग स्टिंजिन ने इस पर कहा है कि बहुत दुखद है कि बफर जोन में मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल आया और उसे तोड़ा गया। तनाव कम करने के लिए भारत और चीनी सेना ने जब आपको ये जानकारी दे दें कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया तो उसमें बफर जोन बनाए गए। ऐसे में आपको ये समझना चाहिए कि बफर जोन आखिर है क्या। ईस्टर्न लद्दाख में जब अप्रैल 2020 में तनाव बढ़ा तो चीनी सैनिक 4 जगहों पर आगे आए थे। इसके बाद भारतीय सेना ने अपनी तैनाती बढ़ाई और चीनी और भारतीय सैनिक आमने सामने थे। बातचीत के बाद दोनों देशों के सैनिक 4 जगहों जैसे कि पैंगोंग एरिया, गलवान में PP-14, गोगरा में PP-17 और हॉट स्प्रिंग एरिया में PP-15 से पीछे हटे। वहां पर बफर जोन बना दिए गए और परमानेंट स्ट्रक्चर को हटाया गया। ये बफर जोन नो पेट्रोलिंग जोन में आते हैं। हालांकि डिसएंगेजमेंट की अगर बात करें तो इसके बाद भी तनाव अभी भी बना हुआ है और दोनों तरफ से 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती वहां पर है। इसी बीच अब मेजर शैतान सिंह के मेमोरियल के टूटने की भी खबर सामने आ गई है। बफर जोन में आने की वजह से मेमोरियल को तोड़ने की बात कही जा रही है। असल में मेजर शैतान सिंह का मेमोरियल उसी जगह पर था जहां पर उनको वीर गति प्राप्त हुई थी। ये मेमोरियल चुशुल गांव से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर था। चुशुल वैली में जहां पर वेजोंग वॉर मेमोरियल बना उससे करीब 2 किलोमीटर दूरी इसकी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 11 फरवरी 2021 को संसद में बफर जोन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिण किनारे पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। सैनिक पीछे जाएंगे और दोनों देश परंपरागत जगहों की पेट्रोलिंग अस्थायी तौर से स्थगित रखेंगे। इन नो पेट्रोलिंग जोन को ही बफर जोन कहा जाता है। अब आपको मेजर शैतान सिंह के बारे में भी बता देते हैं। मेजर शैतान सिंह रेजंगला की जंग के हीरो है। 18 नवंबर 1962 को रेजंगला की जंग में चीनियों से लड़ते हुए मेजर शैतान सिंह ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
5000 फीट की ऊंचाई पर रेजंगलॉ में मेजर शैतान सिंह की अगुवाई में 13 कुमाऊंगियों की टुकड़ी ने अपने मोर्चे के लिए आखिरी दम तक संघर्ष किया था। उनकी चार्ली कंपनी की 113 सैनिक अपने मोर्चे पर डटे रहे और चीनियों से लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। घायल होने के बाद भी शैतान सिंह लड़ते रहे। जवानों का हौसला अफजाई वो करते हुए उस वक्त नजर आए थे। मेजर शैतान सिंह जिस जगह पर वीर गति को प्राप्त हुए उसी जगह पर उनका मेमोरियल बना है, जिसको बफर जोन में आने की वजह से ध्वस्त करना पड़ा। हालांकि इस मामले पर बीजेपी के लोकसभा सांसद जामयांग छोरिंग नामग्याल का कुछ और ही कहना है, जिनका ये दावा है कि मेमोरियल छोटा था, इस वजह से उसको ध्वस्त किया गया और जल्द ही उसकी जगह पर नया मेमोरियल अब बनने वाला है। और देखिए आगे बढ़ते हैं और कनाडा में अगर हम खालिस्तानी भले ही बेकाबू होते हुए नजर आए, लेकिन भारत में शांति व्यवस्था कायम रही और सब कुछ काबू में रहे, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। यूपी कश्मीर तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकेगा, क्योंकि खुफिया तौर पर यह जानकारी भी मिली है कि नए साल पर भारत विरोधी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर से लेकर यूपी तक में अलर्ट जारी कर दिया गया। नए साल को लेकर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक और देश की राजधानी दिल्ली तक पर अलर्ट है। इसी तरह के इनपुट भी मिले हैं कि इस मौके पर भारत विरोधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर पुलिस मॉक ड्रिल कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए और इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस लक्ष्मी नगर के V3S मॉल में मॉक ड्रिल करते हुए नजर आई। ये मॉक ड्रिल कुछ इस तरह से की गई कि अगर मॉल के अंदर आतंकी घुसते हैं तो उनको किस तरह से काबू किया जाए। नहीं, दिल्ली में किसी तरह का हमला नहीं हुआ है। ये तो पुलिस की मॉक ड्रिल है, जिसके जरिए देश के दुश्मनों को संदेश दिया गया है कि भारत सुरक्षा कितनी ताकतवर है। दिल्ली के V3S मॉल में हथियारों के साथ पुलिस जब घुसी तो लोगों की हालत खराब हो गई। आधुनिक हथियारों के साथ पुलिस की टीम ने मॉल में किसी आतंकी हमले से कैसे निपटना है, इसकी मॉक ड्रिल की, जिसके साथ ही ये साफ हो गया है कि देश पर निगाह उठाने वालों का अंजाम क्या होगा। नए साल से पहले ये अलर्ट है जो दिल्ली से यूपी और कश्मीर तक किया गया है। सुरक्षा के लिए माया नगरी मुंबई में भी पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। मुंबई पुलिस के मुताबिक लोग नए साल को सुरक्षित और सुचारू रूप से मना सकें, इसलिए 22 DSP और 45 ASP के साथ 2051 पुलिस अधिकारी और 11,500 पुलिस के जवान शहर भर में तैनात रहेंगे। इसके साथ ही SRPF प्लाटून, QRT टीम, RPC और होमगार्ड के जवानों की भी तैनाती होगी। दिल्ली से सटे नोएडा में भी नए साल से पहले पूरी तैयारी की जा चुकी है। नोएडा में नए साल का सबसे बड़ा जश्न नोएडा सेक्टर 18 में मनाया जाता है। यहाँ DLF, GIP मॉल और गार्डन गैलेरिया में करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। नए साल से पहले कश्मीर में भी पूरी सुरक्षा एजेंसियां हर तरह से अलर्ट मोड पर हैं। सेना के साथ साथ पुलिस के जवान भी चप्पे चप्पे पर निगरानी में जुटे हुए हैं। जगह जगह पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, जो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि देश के दुश्मन जश्न में किसी तरह की खलल न डाल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और राजस्थान से एक बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान के DGP उमेश मिश्रा का VRS मंजूर हो चुका है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। UR साहू को DGP अतिरिक्त का प्रभार फिलहाल सौंपा गया। IPS UR साहू को दिया गया DGP का अतिरिक्त प्रभार। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। कार्मिक विभाग ने जारी किए इस संबंध में आदेश। बड़ी खबर के तौर पर फिलहाल हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और उमेश मिश्रा ने व्यक्तिगत कारणों से VRS मांगा था। अब राजस्थान के DGP उमेश मिश्रा का VRS मंजूर हो चुका है।